नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र में आज बात करेंगे शिक्षण अभिवृत्ति के एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर, जिसके बारे में हमने पहले भी कुछ बात की थी। जो शिक्षण के सिद्धांत हैं जिनका प्रयोग सबसे पहले 1963 में जेरोम ब्रूनर ने किया था। तो उसमें हमने पहले शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों को लेकर समझ लिया था जिन पर शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे जो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात करेंगे, इसका अर्थ होगा कि जिसमें मानसिक प्रक्रिया शामिल हो जाएगी। बात समझ पाए? जिसमें विद्यार्थी के स्तर पर हम उसकी मन स्थिति को शामिल कर लेंगे और मानसिक स्तर पर उसकी जो विचार प्रक्रिया है उसको शामिल कर लेंगे। तो वो क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अब आप पाएंगे कि जो सामान्य सिद्धांत हैं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनमें कुछ बिंदु आपको समानता के दिखाई देंगे। ठीक है, अंतर कैसे करेंगे? अंतर करेंगे कि मनोवैज्ञानिक यदि सिद्धांत की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वहां मानसिक प्रक्रिया शामिल है। जैसे हम पहले सिद्धांत को लेकर बात करें, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत आप पाएंगे कि हमने सामान्य सिद्धांतों में भी सबसे पहला सिद्धांत क्या बात की थी? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यानी कि जिसके द्वारा विद्यार्थियों को नई बातें जानने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत सामान्य सिद्धांतों में। अब एक उदाहरण ऐसे समझिए कि एक बालक ऐसा है, एक विद्यार्थी ऐसा है जो किसी को देखकर प्रेरणा प्राप्त कर रहा है कि मुझे इनके जैसा बनना है। और एक के अंदर क्या हो रहा है कि वो अंदर से ही प्रेरित है। उसके जो हम कहते हैं जैसे अंदर से प्रेरणा आ रही है, उसके मन की आवाज है। दोनों में अंतर मिलेगा। एक को क्या होगा, हर कुछ समय बाद मोटिवेशन की आवश्यकता होगी, जो आप मोटिवेशन वीडियोस देखते होंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर से ही, स्वयं से, अपने स्व से प्रेरणा प्राप्त कर रहा हो, तो ये यहां क्या शामिल हो जाएगा? यहां मानसिक प्रक्रिया शामिल हो जाएगी, यहां उसके विचार शामिल हो जाएंगे, उसकी स्वयं की जो भावनाएं हैं वो शामिल हो जाएंगी। ऐसे ही रुचियों के संदर्भ में तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में भी प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत आता है। तो शिक्षक के लिए यहां जिम्मेदारी ये होती है, शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर विद्यार्थी का एक अलग मनोवैज्ञानिक सत्व होता है, एंटिटी होती है। हर विद्यार्थी की अलग मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है। तो उस विद्यार्थी को उसकी जो मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है, उसका जो सत्व है, उसकी जो शिक्षा से आवश्यकताएं हैं, हर विद्यार्थी की शिक्षा से आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं, हर विद्यार्थी की शिक्षा से जरूरतें अलग हो सकती हैं। तो हर विद्यार्थी को उसकी प्रेरणा और जरूरतों की पहचान करवा कर प्रेरित किया जा सकता है। यहां क्या होगा? यहां प्रेरणा किससे मिलेगी? किसी बाहरी व्यक्ति को देखकर, या अंदर से प्रेरणा आएगी। तो ये उसके अंतर्निहित एक प्रेरणा हो जाएगी। बात समझ पाए? जब उसकी शिक्षक क्या करेंगे कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी जरूरतें क्या है शिक्षा से। जब विद्यार्थी को ये समझ में आएगा, उसकी प्रेरणा क्या है, विद्यार्थी को ये समझ में आएगा, तो विद्यार्थी को प्रेरित किया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये क्या होगा, क्योंकि यहां मानसिक प्रक्रिया शामिल हो जाएगी, तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत भी आएगा। क्या? प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। दूसरा इसी में समझ लीजिए, मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन का सिद्धांत। अब आप पाएंगे कि हमने सामान्य सिद्धांतों में भी एक सिद्धांत को लेकर बात की थी, सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि जो कक्षा का वातावरण है उसको हास्यपूर्ण बनाया जाता है कई बार, ताकि विद्यार्थी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सके। अब ऐसे ही आप समझिए कि यदि लंबी अवधि की कक्षाएं हैं, लंबी अवधि तक चलने वाली जो कक्षाएं हैं, उनमें क्या होगा कि विद्यार्थी मानसिक रूप से थकान महसूस करेंगे, उनमें एक रसता आ जाएगी, मोनोटोनी हो जाएगी। तो मनोरंजन का सिद्धांत क्या करता है? लंबी अवधि में चलने वाली जो कक्षाएं हैं उनकी जो मानसिक थकान है या एक रास्ता है, उस एक रास्ता को, मोनोटोनी को तोड़ता है।
उस एक रास्ता को तोड़ता है और विद्यार्थी पुनः सीखने के लिए नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखेंगे कक्षाएं हैं, बहुत लंबी अवधि की कक्षा चल रही है, 3 घंटे की है, 4 घंटे की एक कक्षा है, 6 घंटे की एक कक्षा है, 8 घंटे की भी कक्षाएं होती हैं, कई बार आवश्यकता होती है। तो आप यदि 3 घंटे की एक कक्षा मान लें तो आप पाएंगे कि उसमें भी मानसिक थकान होती है एक समय के बाद। अब क्या होगा कि शिक्षक क्या करते हैं, कई बार शिक्षक करते हैं कि विद्यार्थियों को, शिक्षक जैसे भांप जाएगा ना कक्षा को, जैसे ही कक्षा के वातावरण में शिक्षक ने भांप लिया कि थकान है, विद्यार्थियों को मानसिक थकान है, विद्यार्थी ऊब रहे हैं, तो शिक्षक क्या करेंगे कि बीच में कोई एक ऐसा चुटकुला सुना देंगे, कोई कक्षा के वातावरण को ऐसा हास्यपूर्ण बना देंगे कि विद्यार्थियों में पुनः नई ऊर्जा का संचार होगा। वो मोनोटोनी जो है वो टूट जाएगी, एक रास्ता टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी और विद्यार्थियों के अंदर पुनः नई ऊर्जा का संचार होगा और विद्यार्थी पुनः उस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन जाएंगे। तो मनोरंजन का सिद्धांत क्या कहता है? मनोरंजन का सिद्धांत कहता है कि विद्यार्थी, अब चूंकि क्या होगा, मानसिक थकान है, तो ये मानसिक स्तर की प्रक्रिया हो गई, अतः यह मानसिक, इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में आ जाएगा। बात समझ पाए? शिक्षण विधियां इसके आधार पर भी आधारित होती हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ कि शिक्षण विधियां ऐसी विकसित हो, ऐसी शिक्षण विधियों का विकास हो जिनमें विद्यार्थी सक्रिय भागीदार बना रहे, विद्यार्थी गतिविधियों में शामिल रहे। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी मानसिक थकान नहीं महसूस करेगा, विद्यार्थी बोर नहीं होगा, ऊब नहीं होगी उसको कक्षा में। और जब विद्यार्थी मानसिक रूप से सक्रिय रहेगा कक्षा में तो उसके द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम होगा। फिर शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो भी कैसा होगा? प्रभावी होगा, वास्तविक होगा। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में एक सिद्धांत है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। पुनरावृत्ति और अभ्यास। ये मुख्य तौर पर तो यदि आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में विशेष रूप से ये सिद्धांत जो छोटा आयु वर्ग है, या आप ये कह लीजिए छोटी कक्षा के जो बालक हैं उनके संदर्भ में अधिक सत्य है तुलनात्मक रूप से। जैसे आप देखेंगे ना, छोटी कक्षाओं में बच्चों को, बाल्यावस्था में बच्चे ने विद्यालय जाना प्रारंभ किया है, उसको आप देखेंगे क्या होता है, रोज एक जैसा कार्य उसको दिया जाता है, रोज वो वही कार्य कर रहा है, सेम कार्य, जो गृह कार्य उसको दिया जा रहा है, घर के लिए काम दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, वो रोज उसको एक जैसा ही दिया जा रहा है। विद्यालय में जाएंगे तो देखेंगे उसका रोज एक जैसा ही शिक्षण कार्य चल रहा है बहुत लंबे लंबे समय तक। कारण यही पुनरावृत्ति और अभ्यास, कि जैसे वो बार बार उस एक ही कार्य की उसके पुनरावृत्ति होती रहेगी तो क्या होगा कि वो उसी एक कार्य का अभ्यास निरंतर करता रहेगा, और जब वो उसी एक कार्य का अभ्यास निरंतर करता रहेगा तो क्या होगा, वो उसमें, आप ये कह लीजिए कि वो उसमें सिद्धस्त हो जाएगा, वो उसका अभ्यस्त हो जाएगा, वो उसके फिर व्यवहार में चीजें आ जाएंगी, वो उनका आत्मसात कर लेगा। चाहे जैसे बालक को जब शुरुआत में भाषा का ज्ञान कराया जाता है, उसके लेखन कौशल को लेकर चीजें उसको सिखाई जाती है, आप देखेंगे रोज एक जैसा काम, रोज वही चीजें, हिंदी में है तो वही चीजें लिख के लानी है, राम नाम श्याम, वही चीजें रोज लिख के लानी है उसको। ऐसे ही आप गणित में देखेंगे रोज वही चीजें हैं, अंग्रेजी में देखेंगे रोज वही चीजें हैं, बाकी विषयों में भी आप देखेंगे रोज एक जैसा काम उसको मिल रहा है। कारण वही है कि वो निरंतर उस चीज का अभ्यास करेगा। तो शब्दों में अंतर करना, भेद करना, फलों के नाम को लेकर, सब्जियों के नाम को लेकर, शरीर के अंगों के नाम को लेकर अंकों में अंतर करना वो सीख जाएगा। तो अब चूंकि ये क्या है, निरंतर वो एक कार्य करता रहेगा तो उसका अभ्यस्त हो जाएगा, वो उसके, आप ये कह लीजिए कि जो कॉन्शियस माइंड से उससे निकलकर वो चीजें उसके सब कॉन्शियस माइंड की तरफ, अनकॉन्शियस माइंड की तरफ चली जाएंगी। लेकिन ये होगा सब अभ्यास से। जैसे आप कार चलाना सीखते हैं तो आप क्या करते हैं, शुरुआत में तो बहुत सजग रहते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप बार बार उस एक कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं, उसी कार्य का बार बार अभ्यास करते हैं निरंतर, तो क्या होता है, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप, जैसे आपको मुड़ना है तो आपने इंडिकेटर कब दे दिया। वास्तव में जैसे आप नई जगह, आप मान लीजिए आप अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी नए स्थान पर रहने जाते हैं
तो आप शुरुआत में क्या करेंगे, उस रास्ते को याद करेंगे, उस रास्ते को देखते हुए जाएंगे। इधर ये दुकान है, इधर ये शोरूम है, इधर ये मॉल है, यहाँ एक स्टोर था, यहाँ एक खंबा लगा हुआ है, हमारी गली के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन एक समय के बाद आप पाएंगे कि आप बेशक राह चलते कोई अन्य कार्य भी कर रहे होंगे, तब भी आप रास्ता नहीं भटकेंगे। कारण वही पुनरावृत्ति और अभ्यास, वही चीजें हैं। अभ्यास से चीजें कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ। बात समझ आ रही है यहां तक की? तो ये सिद्धांत, हालांकि विशेष रूप से हम बात करेंगे तो छोटे बच्चों के संदर्भ में, छोटी कक्षाओं के संदर्भ में सत्य माना गया है या अधिक सत्य है। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा। लेकिन है तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही, इसके आधार पर ही तो शिक्षण विधि विकसित हुई है कि विद्यार्थियों को एक कार्य को बार बार कराएंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? विद्यार्थियों का एक कार्य को बार बार कराया, उनका मूल्यांकन हुआ, तो उसमें देखा गया कि कक्षा में प्रगति हुई है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आया है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? एक है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। रचनात्मकता आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। आप देखेंगे हमने जब शिक्षण के सामान्य सिद्धांत पढ़े थे तो उन सामान्य सिद्धांतों में हमने लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत पढ़ा था। सबसे अंतिम सिद्धांत 11वें या 12वें नंबर पर, जो 12वां बिंदु था शायद, हमने बात की थी लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। इसमें क्या था कि विद्यार्थियों को कक्षा में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। बेशक यदि विद्यालय की कोई गतिविधियां हैं उनमें भी विद्यार्थी को अपने विचार रखने का, अपनी बात मुक्त भाव से प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। उसको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी को आघात का डर नहीं होना चाहिए। ये बात हमने की थी। अब जब हम रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में समझते हैं, जैसे आप समझेंगे कि भाषाओं को सीखने के संदर्भ में, या हम कहें कि यह सिद्धांत विशेष रूप से जो लागू होता है गणित और भाषाओं को सीखने के संदर्भ में लागू होता है, या भाषाओं को सीखने के, गणित को सीखने के विषय में लागू होता है। क्या होगा कि बार बार क्या करेगा बालक, अपनी जो उसकी रचनात्मकता है उसको अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। और इसी के बाद में जब हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे प्रबलन का सिद्धांत, वो वहां जाकर यह बिंदु जुड़ जाएगा कि विद्यार्थी अपनी जो खुद की अभिव्यक्ति है, वो उसका जो खुद का सत्व है वो उसको अभिव्यक्त कर पा रहा है। बात समझ पाए? तो सामान्य सिद्धांतों में था लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, कि वो सामान्य सिद्धांत है कि बच्चा गतिविधियों में, विद्यालय की गतिविधियों में, कक्षा की गतिविधियों में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कक्षा के या विद्यालय के कुछ चुनिंदा विद्यार्थी हैं जिनको शिक्षक कहते हैं कि ये गतिविधि है, इसका आयोजन तुम करो। कोई भी गतिविधि है उसके योजना निर्माण को लेकर, योजना के क्रियान्वयन को लेकर, उसमें भागीदारी को लेकर सभी विद्यार्थियों का बराबर का योगदान होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के पास में यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हमें भागीदारी करनी है या नहीं करनी है। बात समझ पाए? इससे बालक का व्यक्तित्व निखरता है, उसका विकास होता है, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की भावना आती है, बालक के अंदर आत्म सम्मान की भावना का विकास होता है, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है, एक टीम स्पिरिट वाली बात आती है, टीम भावना का विकास होता है कि हम मिलकर किसी कार्य को कर सकते हैं। यह बिंदु जाकर किशोरों के संदर्भ में समस्या समाधान के साथ जुड़ता है कि बालकों में जो समस्या समाधान की भावना का विकास होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो जब हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में बात कर रहे हैं तो बालक क्या करेगा, भाषा के संदर्भ में अब उसको खुद को अभिव्यक्त करना है। ऐसे कोई नई भाषा सीखेगा तो बालक नई भाषा सीखेगा, नई भाषा सीखने पर वो मनोवैज्ञानिक स्तर, आप कह लीजिए मानसिक स्तर पर उसकी विचार प्रक्रिया वैसी होगी। आप कोई और भाषा सीखते हैं, हम जैसे अंग्रेजी सीख रहे हैं मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं कि मैं इस वाक्य को कैसे बोलूंगा अंग्रेजी में, ये मानसिक स्तर पर चलती रहती है प्रक्रिया। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत आ गई। यदि रचनात्मकता की बात है तो फिर क्या होगा कि वो अपनी रचनात्मकता, भाई उसके खुद के विचार है, वो कितने क्रिएटिव हो सकता है।
बात समझ आ रही है यहां तक की? इसी के साथ एक होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में ही आप कह लीजिए एक सिद्धांत है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। अब ये सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे विद्यार्थियों के अंदर ये विचार विकसित होने चाहिए, विद्यार्थियों के ये विचार आने चाहिए, जैसे विद्यार्थियों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति भी सहानुभूति वाला होना चाहिए। जैसे हमने कक्षा में बात की है कि शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों को लेकर तदनुभूति वाला होता है, वो सिंपैथी वाली बात जो हमने कक्षा में की थी। विद्यार्थियों का व्यवहार शिक्षक को लेकर सहानुभूति वाला होता है। तो विद्यार्थियों का जो व्यवहार है वो बाकी विद्यार्थियों के साथ भी कैसा होना चाहिए? सहानुभूति वाला होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को प्रेरित करना आवश्यक है, या आप ये कह लीजिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए ये आवश्यक है। एक दूसरे को लेकर सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए। अब ये थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। जब हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत बात करें, इसका अर्थ है कि ये थोपा हुआ नहीं है कि आपको सहयोग करना है एक दूसरे का, ये थोपा हुआ नहीं है। ये उसके विचार ऐसे बनने चाहिए कि हम सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिसकी जो हम टीम स्पिरिट वाली बात करते हैं, जो टीम भावना वाली बात करते हैं, विद्यालय स्तर से चीजें शुरू होती हैं। बात समझ पाए आप यहां तक की? तो सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। एक आप समझ लीजिए इसमें प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत, जब आप किसी भी स्रोत से आप पढ़ रहे होंगे, पुस्तक में आप पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में, तो सिद्धांत आएगा प्रबलन का सिद्धांत। इसके साथ में जो नाम जुड़ा होता है, इसके जो प्रतिपादक है या किसने प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो नाम आपको मिलेगा क्लार्क एल हल का। क्लार्क एल हल ने 1915 में 1915 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि यदि किसी विद्यार्थी का कक्षा में व्यवहार ऐसा है कि उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, तो विद्यार्थियों को उनके वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अब ये क्या है? सांकेतिक है, लेकिन इससे होता यह है, इसका लाभ यह है कि इससे विद्यार्थी प्रेरित होते हैं। मान लीजिए कक्षा में एक विद्यार्थी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, शिक्षक ने क्या किया? उसको पुरस्कृत करने के लिए अपना पेन दे दिया। अब क्या होगा कि जो बाकी विद्यार्थी हैं, उन बाकी विद्यार्थियों के मन में एक विचार आएगा, एक भावना का विकास होगा कि अगली बार शिक्षक से सम्मान हमें प्राप्त करना है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षक उनके आदर्श हैं। आप देखेंगे, आप भी अपना अनुभव आप सोच सकते हैं कि हम अपने शिक्षक से, कोई एक शिक्षक भी हो सकता है, एक से अधिक शिक्षक भी हो सकते हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। वो जो गतिविधियां करते हैं, उनका बोलने का तरीका हो, उनका पढ़ाने का तरीका हो, यदि हमारी शिक्षण में रुचि है तो हम उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। हम उनके जैसा चूंकि बनना चाहते हैं। अब यदि उसी शिक्षक से विद्यार्थी को उसके किसी वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कार मिल जाए, वो सांकेतिक है, पेन दे दिया, वो सांकेतिक है, कोई चॉकलेट दे दी, वो सांकेतिक है, लेकिन ये उस विद्यार्थी को तो और प्रेरित करेगा ही कि मैं और बेहतर करूं, मैं अपने अधिगम को और वास्तविक करूं, मैं और अच्छा प्रदर्शन करूंगा। लेकिन ये साथ ही बाकी विद्यार्थियों को भी प्रेरित करेगा, बाकी विद्यार्थी भी उससे प्रेरित होंगे। अब ये जो प्रेरणा होगी, ये किसी को देखकर नहीं, ये मानसिक स्तर पर है, ये पूरी प्रक्रिया मानसिक स्तर पर चलेगी। इसलिए प्रबलन का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक क्लार्क एल हल हैं, 1915 में उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? एक आप अंतिम समझ लीजिए, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, उपचार, जैसे इसमें निदानात्मक वाला बिंदु भी शामिल होता है। यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटियों को पहचान करने और जो समस्या है उसके उचित समाधान को ढूंढने का सुझाव देने के संबंध में है।
अब इसको दोनों स्तर पर आप लागू कर लीजिए, विद्यार्थी के स्तर पर भी और शिक्षक के स्तर पर भी। यदि विद्यार्थी के स्तर पर उसके अधिगम में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, उसको कोई कठिनाई है, तो पहले शिक्षक क्या करते हैं, उस कठिनाई को पहचानते हैं, डायग्नोस करते हैं। हमने पहले भी बात की इसको लेकर, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यही उदाहरण हमने कक्षा में लिया था। डॉक्टर पहले क्या करते हैं कि जो समस्या है, जिसकी वजह से आपको परेशानी है, जो रोग है, उसके लिए टेस्ट कराते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के बाद उपचार शुरू होता है। तो शिक्षक भी क्या करते हैं कि पहले उस कमी को पहचानते हैं, उस त्रुटि को पहचानते हैं कि समस्या कहाँ है, उसके बाद उपचार होता है। अब यदि किसी विद्यार्थी के अधिगम संबंधी कोई त्रुटि है, तो पहले उसकी जड़ तक शिक्षक पहुंचेंगे, उसके बाद उसका समाधान संबंधी सुझाव उसको देंगे। ये क्या कहलाता है, कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, थेराप्यूटिक। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, ये आपको समझ में आए होंगे, कुछ नया आपने अवश्य ही सीखा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।